सुमन की दो बहू थी, नैना और कविता। सुमन की दोनों ही बहू थोड़ी पागल थी, जो हर समय बिना वजह के आपस में लड़ती और घर के सामानों को तोड़ फोड़ किया करती। तू मुझे अपना गुस्सा दिखा रही है, जानती नहीं कि तू मेरे अंदर तुझसे ज्यादा गुस्सा है। तुझे जो सोचना है सोच ले, वैसे भी मैं तेरी गिरी हुई सोच से परेशान हो चुकी हूँ। इतना बोलकर कविता जाते हुए कांच का गिलास तोड़ देती है, जो कि नैना के मायके से आया था। मेरी माँ का दिया हुआ कांच का गिलास तोड़ दिया, इसकी इतनी हिम्मत, मैं उसका सर फोड़ दूंगी। इतना बोलकर नैना अब कविता के कमरे में जाती है और उसके कमरे में रखी सारी चीजें तोड़ने लगती है। ये देखकर कविता को भी बहुत गुस्सा आता है और नैना को एक थप्पड़ लगा देती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे कमरे में आकर मेरे सामान का नुकसान कर रही है, अपनी जेठानी पर हाथ उठाती है। भूल मत, मैं तुझसे बड़ी हूँ और नुकसान मैंने तेरा नहीं, तूने मेरा किया है। जानती भी है तूने कांच का गिलास तोड़ा है मेरा, वो भी मेरे माँ बाप अमेरिका से लेकर आए थे। बड़ी है तो क्या तेरी आरती उतारूं? पागल कहीं की, तेरे माँ बाप को अमेरिका से गिलास नहीं, तेरे लिए डॉक्टर लाना चाहिए था जो तेरे दिमाग का इलाज कर सके। पागल मैं नहीं, पागल तू है। पता नहीं मुझे तुझसे कब छुटकारा मिलेगा, कब इस घर का बंटवारा होगा। इतना बोलकर नैना अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर सुमन परेशान हो जाती है और अपने पड़ोसन के घर में जाकर बैठ जाती है। सुमन बहन रो मत, सच में तुम्हारी किस्मत तो बहुत खराब है जो तुम्हारे घर में दो दो पागल बहुएं आ गईं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी पागल बहुओं से पीछा कैसे छुड़ाऊं। मेरी तो कोई बेटी भी नहीं है, किसके सहारे रहूंगी। अब मेरी उम्र हो गई है, कौन मेरी सेवा करेगा। बहन मैं तुम्हारी समस्या समझ सकती हूँ, पर मेरी मानो तो तुम अपनी दोनों पागल बहुओं को ना पागल खाने भेज दो, या फिर इन दोनों को अलग कर दो। तुम्हारे पास दो अलग अलग शहर में घर है, वो दोनों घर इन दोनों के नाम कर दो ताकि ये दोनों एक दूसरे से दूर रहें। पर मेरा क्या होगा, कहाँ जाऊंगी मैं? क्या मैंने अपने दो बेटे इसलिए जन्मे थे? सुमन बहन तुम अपनी पागल बहुओं के हाथों मरो, उससे तो अच्छा है ना कि तुम अकेले अपनी जिंदगी जी लो। तुम शायद सही कह रही हो, अब मुझे कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। इतना बोलकर सुमन अपने घर जाती है, जहाँ उसकी दोनों बहुएं दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। क्यों माँ जी, कहाँ गई थी? अपना घर आपको अच्छा नहीं लगता क्या, जो हर समय पड़ोसी के घर बैठी रहती हो? आप हमारी चुगली करना बंद नहीं करोगी ना? भूलो मत, हम दोनों चाहे जैसे भी हैं, हम आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। बस यही वजह है कि हम दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं। अपनी बहू का पागलपन देखकर बेचारी सुमन कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुमन की दोनों बहुओं में सुमन को लेकर लड़ाइयाँ होने लगती है। इस बुढ़िया के लिए मैं चाहे कुछ भी कर दूं, पर ये बुढ़िया मेरी सगी नहीं होने वाली, इसलिए अब मैं अपने पति के साथ कहीं और रहना चाहती हूँ। मैं इस बुढ़िया की जिम्मेदारी नहीं लेने वाली। अरे तू नहीं लेगी इस बुढ़िया की जिम्मेदारी तो क्या मैं लूं इस बुढ़िया की जिम्मेदारी? और मेरे पति ले, और मेरे लिए किया है क्या है इसने? मेरे पति से ज्यादा इसने तेरे पति को पढ़ाया, शादी में भी तुम्हारी शादी में ज्यादा खर्चा किया, तो फिर मैं क्यों रखूं इसे? अपने बहुओं के इस पागलपन से सुमन बहुत परेशान हो जाती है और आखिरकार में वो एक फैसला लेती है। बस करो तुम दोनों की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई हूँ, पागल हो रही हूँ। मुझे ना अकेला छोड़ दो, तुम दोनों दूसरे शहर चले जाओ, वहां पर मैं तुम्हें अपना घर दे दूंगी रहने के लिए। बस मुझे अकेला छोड़ दो, अपना ख्याल रख लूंगी खुद मैं। भगवान का भला है, जान छूटी इस बुढ़िया से। इस तरह से सुमन की दोनों बहुएं उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और सुमन के दोनों बहुओं को पता चल जाता है कि सुमन की तबीयत खराब हो चुकी है। अनूप जी, मुझे पता चला है आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, बस कुछ दिनों की मेहमान है, इसीलिए अब हमें उनके पास जाना चाहिए और माँ को कहना चाहिए कि बंटवारा कर दें। माँ को हम अपने हिस्से में रख लेंगे और माँ जिसके हिस्से में रहेंगी उसको ज्यादा प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर हमें भैया भाभी से पहले जानना होगा। अगर उन्हें हमसे पहले खबर मिल गई और वो हमसे पहले पहुंच गए तो जानती हो ना उन दोनों की चालाकियों को। अब नैना और कविता सुमन के पास पहुंचती है और अच्छे होने का दिखावा करती है। माँ जी, आपसे दूर होने के बाद हमें अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब हमें समझ आ चुका है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, इसीलिए अब से आप हमारे साथ रहेंगी, हम आपको लेने आए हैं।
माँ जी तेरे साथ नहीं बल्कि मेरे साथ रहेंगी। और वैसे भी माँ जी मुझे और अनूप को ज्यादा प्यार करती हैं, जानती हूँ। पर तुम दोनों ने किया ही क्या है माँ जी के लिए? हाँ, माँ जी के प्यार का ऐसा सिला दिया, उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। बस करो तुम दोनों, अच्छे से जानती हूँ कि क्यों तुम दोनों मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आई हो। माँ जी आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं, हम दोनों अब ठीक हो चुके हैं। अब हम पागलों जैसी हरकतें नहीं करेंगे, आप हमें माफ कर दीजिए। माफ तो मैं तुम दोनों को अपने मरने के बाद भी नहीं कर पाऊंगी। मरने से पहले मैं तुम दोनों को अपना फैसला सुनाना चाहती हूँ। मुझे तुम दोनों में से किसी का भी साथ नहीं चाहिए। जमीन जायदाद जिसका भी बंटवारा होना होगा, पर मैं अपना बंटवारा कभी नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर सुमन बेहोश हो जाती है। अब नैना और कविता जल्दी से डॉक्टर्स को बुलाती है। डॉक्टर सुमन का काफी इलाज करते हैं पर उसे बचा नहीं पाते। सुमन के गुजर जाने के बाद दोनों बहू बहुत खुश होती है। चलो इस मुसीबत से भी छुटकारा मिला। जो भी कहो, मरती बुढ़िया की नजरों में अच्छा बनने में बड़ा मजा आया। अब देखते हैं बुढ़िया ने क्या फैसला दिया था। इतना बोलकर दोनों देवरानी जेठानी वकील को फोन करती हैं। वकील के आने के बाद उन्हें पता चलता है कि सुमन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, घर, जेवर, रुपए, पैसे सब कुछ एक अनाथ आश्रम में दान कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने मरती हुई इस बुढ़िया की इतनी सेवा की और बुढ़िया ने सब कुछ अनाथ आश्रम में दान कर दिया। सुमन बहन ने बिल्कुल सही किया। तुम दोनों बहुएं पागल हो जो मरती हुई सास का बंटवारा कर रही थी ताकि 2 दिन की सेवा करके उसका सब कुछ अपने नाम कर लो। पर सुमन बहन ने भी तुम्हारी चालाकियों को भांप लिया था। आप अपना मुंह बंद करो और अपने घर जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हमें देखकर तुम्हारी बहू भी पागल हो जाए। हाँ? मेरी तो बहू ही नहीं है, अगर होती भी ना तो तुम जैसी ना होती। और मुझे आँख दिखाने से पहले अपने रहने का ठिकाना देख लो, ताकि सुमन बहन सब कुछ अनाथ आश्रम के नाम पर कर गई है, तो जिस घर में तुम दोनों रह रही हो ना वो घर भी अब तुम्हारा नहीं है। हाँ? इतना बोलकर सुमन की पड़ोसन तो वहाँ से चली जाती है। पर ये खबर सुनने के बाद दोनों बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दोनों रोड पर आ जाती है। इस तरह से सुमन अपनी पागल बहू से मरकर अपना पीछा छुड़वा लेती है। पुष्पा अपनी बहू कोमल के साथ मिलकर मैगी छोले बेचा करती थी। उन दोनों के हाथ के बने हुए मैगी छोले बहुत ही ज्यादा फेमस थे। आसपास के सभी लोग आए दिन पुष्पा और कोमल की दुकान से मैगी छोले खाया करते। दोनों सास बहू एक साथ ही मैगी छोलों की तैयारी क्या करती, साथ मिलकर मैगी छोले बनाया करती। लेकिन एक दिन दोनों सास बहू में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, जिस पर दोनों अपना अपना मुंह बना लेती है और एक दूसरे से बात करना ही बंद कर देती है। ऐसे ही एक दिन कोमल अपने पति अर्जुन से कहती है, देखो सुबह ना मैं सबसे पहले मैगी छोले के ठेले लगाऊंगी, तो सबसे पहले आपको मेरे साथ ठेले तक जाना है, बाद में माँ जी के साथ जाना है। क्यों अलग अलग ठेला लगा रही हो तुम दोनों? पहले तो एक साथ ही लगाते थे ना, अब क्या दिक्कत हो गई? क्योंकि तुम्हारी माँ ना इतना करने के बाद भी मुझे बहुत ज्यादा सुनाती रहती है। मेरे तो बस की बात नहीं कि इतना सुनो और फिर करो। छोटी छोटी चीज को लेकर बहस करने लगती हैं। अगर मैं किसी चीज के लिए उनको समझा रही हूँ तो वो मुझे बेवकूफ कह देते हैं। अरे मानती हूँ कि मैं छोटी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे बड़ों को कभी सिखा नहीं सकते। देखो, अगर बिजनेस करना है ना तो मिलजुल कर करना पड़ता है। ऐसे लड़ाई झगड़ा करके कभी भी बिजनेस कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, मिलजुल कर काम करो। और मुझे देखो, मैं तुम दोनों को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन आज तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ, फिर माँ सुनेंगी तो वो कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। ऐसा कैसे चलेगा? मेरे पतिदेव, आपको जैसे भी ये गाड़ी चलानी है चलाओ, लेकिन मुझे मतलब इन चीजों से है कि सुबह सुबह मैं अपना ठेला तैयार करूंगी और आप मेरे साथ जाएंगे। अच्छा ठीक है, सबसे पहले अपना ठेला तैयार तो करो। थोड़ी देर बाद पुष्पा अर्जुन को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है, बेटा अर्जुन, तेरी उस मुंहफट बीवी से ना मेरी बहस हो गई है, इसीलिए सुबह मैं अलग ठेला लगाऊंगी। तो जब मैं सुबह ठेला लेकर जाऊं तब भी तू मेरे साथ जाएगा, और जब तक मैं मार्केट में ठेला लेकर रहूंगी तब तक तू मेरे साथ ही रहेगा। अरे माँ, आप और कोमल मुझे कैसी दुविधा में डाल देती हो। उसने कहा है कि मैं उसके साथ जाऊँ, आप कह रही हो कि मैं आपके साथ आ जाऊँ। एक काम करो, आप दोनों एक ही जगह पर अपना ठेला लगा लो, मैं आप दोनों के साथ ही चल लेता हूँ। 9 महीने अपनी कोख में मैंने रखा तुझे, इतना बड़ा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और आज तू अपनी बीबी के बारे में सोच रहा है। यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे इतना बड़ा किया था। माँ, आप कहाँ की बात को कहाँ ले जा रही हो?
आप दोनों ही मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है। मिलजुल कर इस काम को करो, और अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो ये बिजनेस तहस नहस हो जाएगा हमारा। हाँ तो अपनी बीबी को समझा देना, औकात में रहे वो। मैं उसकी सास हूँ, ना कि वो मेरी सास है। आए दिन मेरी सास बनने की कोशिश करती रहती है, किसी न किसी बात को लेकर बहस करती रहती है। माँ एक बार बताओ, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हरदम बड़े ही सही हो, कभी कभी छोटे भी बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। मैं कोमल का सपोर्ट नहीं ले रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि लड़ाई मत करो। अगर लड़ाई करेंगे तो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के मन में नफरत बनती जाएगी। जो काम प्यार से हो जाता है वो लड़ाई झगड़े से नफरत से कभी नहीं होता। एक काम कर, तू अपनी बीबी के साथ उसका ठेला लेकर चला जा। मैं सुबह देख लूंगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। जवानी से लेकर बुढ़ापा आ गया है, तेरे भरोसे नहीं जी रही मैं। ऐसे ही अगली सुबह अर्जुन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि किसके साथ जाऊं। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ घर में किसी को बिना बताए ही कहीं चला जाता है, और इसके बाद पुष्पा और कोमल दोनों अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। अब अर्जुन नहीं आता तो वो दोनों अकेले ही अपना अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ निकल जाती है। ऐसे ही शाम को जब दोनों घर आती हैं तो दोनों अपने अपने बिक्री के पैसे गिनने लगती है, जिसमें सबसे ज्यादा कमाई कोमल की होती है। ये देखकर पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, आज मेरी कमाई बहुत कम हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि तूने मेरे ग्राहकों को भड़का दिया है, अपने पास बुला लिया है। तू यही तो चाहती है ना कि तेरी सास हमेशा तेरे सामने नीचे रहे। तू मुझे नीचा दिखाना चाहती है। माँ जी, दूसरों में कमी निकालने से पहले ना खुद की कमी देख लेना चाहिए। अगर ग्राहक मेरे पास आए हैं तो जाहिर सी बात है मेरे मैगी छोले बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बने थे। आपके मैगी छोले में उतना कोई स्वाद नहीं होगा, इसलिए ग्राहक आपके पास नहीं गए होंगे। जवानी से लेकर बुढ़ापा आ गया और तुम मुझे ये बताना चाहती है कि मेरे हाथ के बने हुए मैगी छोले में स्वाद नहीं है। अरे तेरे ससुर जी जब जिंदा थे ना, उन्होंने ही मुझे ये मैगी छोले बनाना सिखाया था, और आज उनकी ये कारीगरी मुझे काम आ रही है, और तुम मुझे कह रही है कि मुझे बनाना नहीं आता। तभी वहाँ अर्जुन आ जाता है और अर्जुन कोमल और पुष्पा से कहता है, देखा, पड़ गया ना फर्क। अभी भी मौका है, बात को समझ लो। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, अगर मिलजुल कर रहेंगे तो सारा काम आसान हो जाएगा। अगर इसी तरह से बंटवारे के साथ काम करेंगे तो लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीजें लगी ही रहेंगी। साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी शुरुआत है, अभी भी मौका है, काम को एक कर लो और मिलजुल कर करो। ऐसे बंटवारे के साथ करोगे तो लोगों को और मौका मिलेगा हमारे परिवार का मजाक बनाने का, और इससे हमारा जो छोटा मोटा रोजगार है वो भी अच्छे से नहीं चलेगा। तुम दोनों को अच्छे से पता है कि ग्राहक को तुम्हारे हाथ के मैगी छोले बहुत पसंद है, और अगर तुम दोनों में ही प्यार नहीं रहेगा तो ग्राहक हमारे मैगी छोले के प्रति कहाँ से प्यार दिखाएंगे। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन माँ जी को समझा दो। हमेशा सास बनने की कोशिश करती हैं, अगर एक बार माँ बनने की कोशिश करेंगे ना तब उन्हें समझ में आएगा कि बहू गलत नहीं कहती। देख, फिर मुझसे बहस मत कर। अब तो मैं अपना ठेला अलग ही लगाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह से कोमल और पुष्पा दोनों को अर्जुन की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब दोनों अलग अलग अपना ठेला लगाने लगती है। दोनों की नजरें बस इसी चीज पर थी कि कौन सबसे ज्यादा बिक्री करेगा। अब दोनों का ध्यान पैसों पर ज्यादा था, जिस कारण वो दोनों जल्दबाजी में मैगी छोले बना दिया करती। अब मैगी छोले में पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा था, जिस कारण उनके ग्राहक अब धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। ऐसे ही एक दिन एक ग्राहक पुष्पा की दुकान पर आता है और कहता है, बहन जी, अब आपकी मैगी छोले में ना पहले वाली बात नहीं है, इसलिए आपकी दुकान पर अब आने का मन ही नहीं करता। सोचा आपकी बहू की दुकान पर जाएं तो उसके मैगी छोले में भी वही स्वाद है जो आपके मैगी छोले में है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों प्यार से काम नहीं करते हैं। ये सुनने के बाद पुष्पा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो घर जाकर कोमल को इस बारे में बताती है, जिसके बाद कोमल को भी लगता है कि शायद अर्जुन ने जो बात उन्हें शुरुआत में समझाई थी वो बात उन्हें मान लेनी चाहिए। अब ऐसे ही दोनों सास बहू मिलकर आपसी गिले शिकवे भुलाकर फिर से मैगी छोले मिलकर बनाती है और एक ही ठेला लगाकर मैगी छोला बेचा करती हैं। कड़कती धूप और चिलचिलाती गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि नदी तालाब सब कुछ सूखने लगे थे। लोगों का गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा था। जहां लोग गर्मी से परेशान थे तो वही चुड़ैल, जो कि तेजपुर नाम के एक जंगल में रहा करती थी, जो इस भयानक गर्मी से पागल हो रही थी। ऐसे ही एक दिन चुड़ैल पसीने से तरबतर हो रखी थी।
बाहर अपने शरीर से टपकते पसीने को देख चुड़ैल खुद से बोलती है, हाय ये गर्मी, जंगल में भूत चुड़ैल को इतनी गर्मी लग रही है तो पता नहीं ये इंसान कैसे रह रहे होंगे। जाकर देखना पड़ेगा कि इस बार इन इंसानों में इस भयानक गर्मी से बचने के लिए कौन सा इंतजाम किया है। पर जाऊं कैसे? गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि इस धूप में इस पेड़ की छाए के नीचे से कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा, पर जाना तो पड़ेगा। एक काम करती हूँ, पहले किसी तालाब में जाकर डुबकी लगा लेती हूँ, उसके बाद गांव का हाल देखती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल जंगल से बाहर जाती है, परंतु ये क्या, गांव के सारे तालाब और नदी बिल्कुल सूखे पड़े थे, जमीन भी सूखी पड़ चुकी थी। तभी चुड़ैल देखती है कि एक आदमी अपने हाथों में बर्फ लेकर जा रहा था, और चुड़ैल जैसे ही उसके हाथों में बर्फ देखती है, वह उसके हाथों से बर्फ छीन लेती है और अपने सर के ऊपर रख लेती है। व्यक्ति जैसे ही अपने सामने एक चुड़ैल को देखता है, वह डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, अरे कोई मुझे बचाओ इस पागल चुड़ैल से, इसने मुझसे मेरा बर्फ छीन लिया। चुप कर, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है इस गर्मी की वजह से। मैं पागल हुई जा रही हूँ और ऊपर से तू चिल्लाकर मेरा दिमाग और खराब कर रहा है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप ये सारी बर्फ मुझे दे और यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर मैं ये बर्फ तुम्हें नहीं दे सकता, ये बर्फ मैं अपने घर के लिए ले जा रहा हूँ। घर का पानी बहुत गर्म है, पिया नहीं जाता। गर्म पानी नहीं पिया जाता तो फिर मेरे हाथों से मर। इतना बोलकर चुड़ैल उस व्यक्ति को मार देती है और उसके हाथों से बची हुई बर्फ भी ले लेती है और उसकी लाश से बोलती है, अगर तूने मेरी बात मान ली होती तो अभी तू जिंदा अपने घर जाता। इतना बोलकर चुड़ैल बर्फ लेकर जाने लगती है, परंतु कुछ ही देर में वह बर्फ भी गल जाती है, जिसके बाद चुड़ैल का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह एक घर में चली जाती है और उस घर के वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम अंदर से बहुत शानदार होता है। यह देखते ही चुड़ैल अब शावर लेने लगती है। शावर में से आ रहे ठंडे पानी से चुड़ैल का दिमाग थोड़ा ठंडा होता है और वह गाना गाते हुए बोलती है, अरे वाह, मजा ही आ गया, कितना ठंडा पानी है, कितना मजा आ रहा है। इस शावर के नीचे नहाने में तो मजा ही कुछ और है। अब तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से जाऊं। क्यों ना मैं इस घर में ही रहकर हर समय शावर के नीचे बैठी रहूं और गाना गाती रहूं। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अब चुड़ैल नहाते हुए वॉशरूम के अंदर ही गाना गाने लगती है। तभी गाने की आवाज सरला के कान में जाती है और उसे लगता है कि उसकी सास शावर ले रही है, जिसके बाद सरला आवाज देते हुए बोलती है, अरे माँ जी, टंकी का सारा पानी खत्म करके ही मानोगी क्या? माना कि गर्मी बहुत है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम शावर के नीचे ही बैठी रहो। अब जल्दी से बाहर आओ और कूलर के पास बैठ जाओ, गर्मी कम लगेगी। सरला की बात सुनकर चुड़ैल खुद से बोलती है, ये कूलर कौन सा यंत्र है? आखिर इन इंसानों ने गर्मी से बचने के लिए कौन कौन से यंत्र का उपाय किया है जो मेरे समय पर नहीं था। बाहर जाकर देखती हूँ क्या होता है कूलर, और उसकी हवा में ऐसी कौन सी ठंडक है जो मुझे गर्मी से बचा सकेगी। इतना बोलकर चुड़ैल शावर लेकर बाहर आती है। जैसे ही चुड़ैल वॉशरूम से बाहर निकलती है, सरला की सास उस चुड़ैल को देख लेती है। सरला की सास जैसे ही चिल्लाने वाली होती है कि तभी चुड़ैल उसकी गर्दन मरोड़ देती है और मौके पर ही सरला की सास की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वह चुड़ैल सरला की सास का रूप लेकर कूलर के पास जाकर बैठ जाती है। और जब सरला अपनी सास के लिए आम का जूस लेकर आती है तो उसे पीते हुए चुड़ैल बोलती है, ये कौन सी चीज बनाई है जिसे पीकर मेरे गले को ठंडक पहुंच रही है, और इस कूलर की तो बहुत अच्छी हवा आ रही है, मुझे गर्मी महसूस नहीं हो रही। अरे माँ जी, ये आपको क्या हो गया? आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं? मैं तो रोज आपके लिए आम का जूस बनाती हूँ गर्मी में, और आप हमेशा दोपहर के टाइम कूलर के पास बैठकर आम का जूस पीती हो। भूल गई क्या सब कुछ? हाँ, मुझे सब याद है। अब जा यहाँ से, मुझे इस कूलर की ठंडी हवा का मजा लेने दे। ठीक है माँ जी,
पर आप जल्दी से ये जूस पीकर कमला आंटी के घर चली जाइए। याद है ना, आज उनके घर पर किटी पार्टी है और उसके घर जाना तो आपको बहुत पसंद है। आखिर उनके घर में एसी जो लगा है। एसी? अब ये कौन सा यंत्र है? माँ जी, आपको क्या हो गया है? खैर, आप कमला आंटी के घर जाइए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि एसी कौन सा यंत्र है। अब जाइए, 2 घर छोड़कर ही कमला आंटी का घर है, ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी धूप बर्दाश्त कर लीजिए। इतना बोलकर सरला उस चुड़ैल को, जो कि सरला की सास के रूप में उस घर में बैठी हुई थी, उसे कमला के घर पर छोड़ आती है। परंतु जब कमला के घर पर चुड़ैल जाती है तो एसी की ठंडी हवा में बैठकर चुड़ैल को बहुत सुकून मिलता है, जिसके बाद वह कमला के घर से निकलने का नाम ही नहीं लेती। और कमला गुस्से में आकर मोहल्ले के सभी लोगों को और सरला को अपने घर में बुला लेती है और उन सब से बोलती है, ये देखो सरला, तुम्हारी सास के कारनामे। अरे हमेशा तुम्हारी सास मुझे ताना देती थी कि मैं कभी किटी पार्टी नहीं करती, और जब मैंने इस बार किटी पार्टी की और इन्हें अपने घर में बुलाया तो ये मेरे घर में चिपक ही गई हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जब भी इनसे बोलती हूँ कि तुम अपने घर में जाओ, ये मुझे धमकी देती हैं कि अब बोलेगी तो मैं तुझे मार दूंगी। ऐसा भी होता है क्या? अब जल्दी से अपनी सास को अपने घर ले जाओ, मैं तुम्हारी सास को और नहीं झेल सकती। माँ जी, आज आपको क्या हो गया है? आप ये कैसी हरकतें कर रही हैं? चलिए घर चलिए। गांव वालों के ताने और सरला की जिद देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वह अपने असली रूप में आकर सभी से बोलती है, इस गर्मी की वजह से मैं ऐसे ही पागल हो रखी हूँ। ऊपर से तुम गांव वालों ने मुझे परेशान करके छोड़ दिया है। अगर अब किसी ने मेरे सामने मुंह खोला तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। तुम गांव वाले इतने मतलबी हो कि तुम लोगों ने गर्मी से बचने के लिए अपने लिए अद्भुत यंत्र लगवा लिए ताकि तुम्हें गर्मी ना लगे, पर तुम गांव वालों ने एक बार भी हम चुड़ैलों के बारे में नहीं सोचा। जो तालाब सूखा पड़ा है उस तालाब में पानी भरवा दिया जाए। अगर तुम मेरे लिए थोड़ा सा सोच लेते और तालाब को ठंडे पानी से भरवा कर रखते तो मैं यहाँ कभी नहीं आती, क्योंकि तुम गांव वालों की वजह से मुझे गर्मी झेलनी पड़ रही है। इसीलिए मैं इतने अच्छे घर और इतनी ठंडी हवा को छोड़कर नहीं जाने वाली। चुड़ैल जी, अगर हम आपके लिए रहने के लिए घर और उसमें एक एसी के साथ ही आपके घर के बाहर एक तालाब बनवा दें तो क्या आप हमारे गांव को छोड़कर चली जाओगी? हाँ, अगर तुम अपने जैसी व्यवस्था मेरे लिए भी जंगल में कर दो तो मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी। अब सभी गांव वाले मिलकर चुड़ैल के लिए जंगल में एक छोटा सा घर बनवाते हैं और उसमें एक एसी लगवा देते हैं। साथ ही चुड़ैल के घर के सामने एक स्विमिंग पूल भी बनवा देते हैं, जिसका पानी हर समय साफ और ठंडा रहता है। जिसके बाद चुड़ैल उस गांव को छोड़कर अपने जंगल में चली जाती है।